हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम फिर से पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में दोस्तों हमारा अभी चैप्टर 8 स्टार्ट हुआ है और इसका मैं एक लेक्चर डाल चुका हूं जो कि 37 था, ठीक है। और ये आज का 38वां लेक्चर है आपका, ठीक है। और चैप्टर तो आपका वही रहेगा कंक्रीट ऑपरेशन, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों कि हम लोग जो इंग्रेडिएंट रहेंगे कंक्रीट के लिए, चाहे वो सीमेंट हो या फिर एग्रीगेट, उसको स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारी उसको स्टोर करना, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस आती है हमारी बैचिंग, यानी जिसको हम हिंदी में घान मापन कहते हैं। तो इसको समझेंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा और हम ये देखेंगे कि घान मापन या बैचिंग जो रहता है इसकी कितने मेथड होते हैं, किस तरीके से ये किया जाता है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो रहेगा आपका, ओके। चलिए, तो बैचिंग क्या होता है दोस्तों, इसको समझिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए, आपने कंक्रीट बनते हुए तो सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो जब दोस्तों कंक्रीट बनाई जाती है तो डायरेक्ट हम कंक्रीट नहीं बना लेते, समझ रहे हो। जब भी हम कंक्रीट तैयार करते हैं, हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, चाहे हमारी छत ढल रही हो या अदर कोई काम कर रहा हो हम, तो हम सीधे दोस्तों कंक्रीट को नहीं बना लेते, ठीक है। कंक्रीट को बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये तय करना होता है कि जो हम उसमें इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, यानी एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, इनको किस प्रोपोर्शन में डालना है, ठीक है। ये तो तय करेंगे ना हम लोग कि हमें सीमेंट कितना डालना है, इसमें हमें गिट्टी कितनी डालनी है, बालू कितनी डालनी है, पानी कितना यूज़ करना है। तो ये सब हम डिसाइड तो करेंगे, इनका कोई ना कोई रेशियो तो रखेंगे। तो यही हमारा घान मापन कहलाता है, यानी कि बैचिंग कहलाता है। ध्यान रखो, क्या बोला मैंने ये बोला दोस्तों आपसे अभी कि जब हम कंक्रीट तैयार करते हैं तो कंक्रीट तैयार करने से पहले ये डिसाइड करना कि हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं, जो संगठक यूज़ करने वाले हैं कंक्रीट को बनाने के लिए, उनको किस रेशियो में रखना है, ये डिसाइड करना हमारा बैचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? घान मापन कहलाता है, ठीक है। समझ में आया ना थोड़ी बहुत? मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप कंक्रीट बनाओगे तो कंक्रीट बनाने से पहले एक प्रोसेस आपको करनी होगी जो कि होती है घान मापन, जिसे हम कहते हैं बैचिंग। और बैचिंग में ये किया जाता है कि जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो सीमेंट हो चाहे हमारा एग्रीगेट हो, उनको एक उचित रेशियो में रखा जाता है, ठीक है। उसी को हम बैचिंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप सभी लोगों को। और जैसे ही हमारी बैचिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम उसकी मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए डेली लाइफ के, जैसे मैंने कल के लेक्चर में भी दिया था कि जब आप लोग घर में चाय बनाते हो तो आप सीधे चाय नहीं बना लेते, ठीक है ना। पहले आप डिसाइड करते हो कि कितने लोगों के लिए आपको चाय बनानी है, उसी के हिसाब से जो भी मटेरियल आपको चाहिए होता है वो आप लोग कलेक्ट करते हो, ठीक है। फिर चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो वाटर हो, या फिर आपकी दूसरी चीज़ें, ठीक है। समझ रहे हो? तो वही आपका यहाँ पे भी होता है। जब आप कंक्रीट बनाते हो तो कंक्रीट बनाने के लिए आपको एक रेशियो फिक्स करना होता है इंग्रेडिएंट का, कि हमें सीमेंट इतना डालना है, हमें एग्रीगेट इतना यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। तो वो कहलाता है आपका बैचिंग, ठीक है। तो समझते जाइएगा दोस्तों। अभी मैं थ्योरी आपको बता दूंगा तो वो आप लोग नोट कर लेना। वैसे थ्योरी में कुछ नहीं लिखना है, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। बैचिंग आप हेडिंग लगाएंगे, फिर बैचिंग में यहाँ लिख लेंगे परिभाषा, या यहीं से स्टार्ट कर देना। इसमें लिख लेना कि कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है, कंक्रीट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले संघटकों को एक निश्चित अनुपात में मापने की क्रिया हमारी बैचिंग कहलाती है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? कंक्रीट बनाने से पहले इसमें उपयोग किए जाने वाले इंग्रेडिएंट यानी कि संघटक, जैसे कि सीमेंट, बालू, गिट्टी, इन सभी को एक निश्चित अनुपात में मापना ही बैचिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों जो बैचिंग है इसके आपके मेथड हैं कुछ, किस तरीके से बैचिंग आप करोगे, यानी किस तरीके से इसको आप लोग मेज़र करोगे, यानी कि मापोगे। तो दोस्तों दो तरीके से हम इसको माप सकते हैं, इसकी दो विधियां हैं, दोनों को समझिए, फिर इनको आप लिख लेना, ठीक है। पहला है दोस्तों आयतन के अनुसार। किसी भी चीज़ को अगर आप माप रहे हो तो आप पहले तो आयतन के अनुसार माप सकते हो, आयतन के अनुसार। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। आप किसी चीज़ को अगर माप रहे हो तो आयतन के अनुसार माप सकते हो, या फिर दूसरी चीज़ भार के अनुसार, मतलब उसको तौल करके, ठीक है। भार के अनुसार दो मेथड रहेंगे आपके यहाँ पे। इसको आप बोलोगे वाई वॉल्यूम और इसको बोलोगे वाई वेट, ठीक है। दो आपके यहाँ पे मेथड रहते हैं, किसके?
जो भी इंग्रेडिएंट हैं आपको उनके मापने की, ठीक है। अब बाई वॉल्यूम में क्या होगा, पहले इसको समझिएगा, फिर आपको वेट के अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। बाई वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी चीज़ को आप किसी बर्तन से माप रहे हो, ठीक है। जैसे आप कंक्रीट बना रहे हो तो उसमें मान लो आपको जो इंग्रेडिएंट यूज करना है, जैसे मान लो सीमेंट हो गया, ठीक है, और एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट में आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फाइन भी और कोर्स भी, ठीक है। यानी इसमें सैंड हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, बालू ले सकते हैं, और इसमें हम लोग गिट्टी ले सकते हैं। सॉरी उल्टा उल्टा हो गया, इसमें आप कर लीजिए बालू और इसमें कर लीजिए आप लोग गिट्टी, ठीक है। उल्टा उल्टा हो गया, ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। फाइन में आपका बालू आएगा और जो मोटा मिलावा होगा उसमें गिट्टी आएगी, ठीक है। चलिए मैंने एरो लगा दिए हैं। तो अगर आपको इनको मेज़र करना है तो आप इनको किसी बर्तन से अगर मेज़र कर रहे हो तो वो हमारा कहलाता है बाई वॉल्यूम, यानी आयतन के अनुसार, ठीक है। जैसे आपके पास कोई पात्र है, ठीक है, जैसे कि मेनली जैसे हम कभी भी घर पे अपना सिंपल सा कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर हमको कंक्रीट तैयार करनी होती है तो हमारे पास कुछ पात्र होते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि भैया 2 चीज़ आप सीमेंट डाल दो, ठीक है, 6 आप लोग बालू कर लो, और बोलते हैं कहीं 12 आप लोग गिट्टी कर लो, ऐसा बोलते हैं ना। कोई भी पात्र आपके पास अगर है, ठीक है, तो ये मेजरमेंट हमारी कहलाती है बाई वॉल्यूम, यानी आयतन के अनुसार मेजरमेंट करना, ठीक है, यानी कि मापना। समझ रहे हो इस चीज़ को, ये होता है बाई वॉल्यूम। समझ गए, किसी बर्तन से मापेंगे तो वो हमारा बाई वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो जब दोस्तों हम सीमेंट को मापते हैं तो बाई वॉल्यूम माप सकते हैं, हमारे पास कोई बर्तन है उससे माप सकते हैं। और जो एग्रीगेट रहेगा आपका, यानी कि जैसे हमारा गिट्टी हो गया, हमारा सैंड हो गया, तो इसको मापने के लिए वैसे स्टैंडर्ड रूप से कहा जाए तो एक बक्सा आता है जिसको यूज करना चाहिए, बट कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपका कुछ इस तरीके से ये बक्सा रहता है, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से ये रहेगा दोस्तों। थोड़ी सी मेजरमेंट आप इसको याद कर लेना। इस तरीके का ये कुछ एक बक्सा रहेगा आपका, ठीक है, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये बॉक्स रहता है आपका दोस्तों। इसकी देखिए जो ये वाली चौड़ाई रहती है, ये रहती है 27 सेंटीमीटर, और ये वाली भी 27 सेंटीमीटर रहती है, और इसकी जो डेप्थ रहती है, बक्से की गहराई जो रहती है, वो 48 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। इस तरीके का एक बॉक्स है, आप समझना। कोई डिब्बा है आपके पास, ठीक है, ये डिब्बा है कोई आपके पास, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है, और जो ये गहरा कितना है वो 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके का एक बक्सा यूज़ किया जाता है मेनली, और इस बक्से में जब आप यूज करते हो तो इसमें 50 kg आपका एग्रीगेट आ सकता है, ठीक है। जब आप इसमें भरोगे तो कितना आ जाएगा, 50 kg, ठीक है। और लीटर में अगर बात करें तो 35 लीटर, कितना, 35 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके का एक स्टैंडर्ड बक्सा हम यहाँ पे यूज करते हैं जब वॉल्यूम के अनुसार अगर हम इंग्रेडिएंट को मेजर कर रहे हैं तो। वैसे ये जो मेथड होता है दोस्तों बाई वॉल्यूम, ये आपका मेथड एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। इसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है। क्यों मिस्टेक हो सकती है, मान लो आप इससे सीमेंट मेजर कर रहे हो, समझ रहे हो, सीमेंट मेजर कर रहे हो, तो अगर सीमेंट को आपने बहुत दबा दबा करके भर दिया, अच्छे से ठोक ठोक के भरा है इस डब्बे में, तो ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे धीरे धीरे से भर रखा है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं करा भरते टाइम, तो आपका वेट में कम होगा, ठीक है। तो कम ज़्यादा इसमें हो सकता है, इसलिए ये मेथड आपका ज़्यादा सूटेबल नहीं माना जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं भार के अनुसार, यानी कि वेट के अनुसार। तो वेट के अनुसार का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे है कि किसी चीज़ को तौल करके देखना, क्या करके, तौल करके, ठीक है। यानी इसमें अगर हमको सीमेंट लेना है तो हम उसको तौल करके लेंगे, 10 kg, 20 kg, 30 kg। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो वैल्यू हमारी रहेगी बहुत एक्यूरेट रहेगी, ठीक है। अगर हम एग्रीगेट भी यूज करना है तो एग्रीगेट भी हम क्या करेंगे, तौल करके यूज करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे हमें मान लो 148 का कोई सीमेंट तैयार करना है, ठीक है, तो अगर हमें 1 kg सीमेंट लेना है तो हम तौल सकते हैं, 4 kg हमें बालू लेना है तो हम ले सकते हैं, ठीक है, और हमें 8 kg कोई दूसरा यहाँ पे एग्रीगेट लेना है तो वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड बहुत सूटेबल रहता है हमारा, जो हम वेट के अकॉर्डिंग अगर बैचिंग करते हैं तो इसमें हमारी जो क्वांटिटी रहेगी दोस्तों वो एकदम फिक्स रहती है, ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं होती। लेकिन वॉल्यूम में
आपका डिस्टर्ब हो सकता है। समझ रहे हो, आप किसी भी बर्तन से अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो आपने उसमें जो चीज़ भर रखी है वो बहुत अच्छे से दबा दबा करके भरी है तो वो वेट में ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वही अगर आप थोड़ा सा इसको दबा करके ना भरो तो वही वेट में कम आ जाएगी। समझ रहे हो, तो ये आप समझ ही सकते हो। इसलिए ये आपका ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है, इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड होता है बाई वेट, ये सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे माना जाता है। किसके लिए? बैचिंग के लिए, ठीक है। जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हैं उनको मापने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो आप नोट कर लेना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने पानी के लिए तो बताया ही नहीं, तो पानी के लिए देखिए कुछ नहीं करना है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट आता है कंक्रीट बनाने के लिए, पानी, तो पानी को तो सीधा सा हम लीटर में यहाँ पे क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, जब हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे होंगे तो हमारे पास बड़ी बड़ी बाल्टियाँ या फिर बर्तन होंगे जिसमें हमें पता होगा कि कितनी धारिता है इसकी, 20 लीटर 30 लीटर, उसी के हिसाब से हम पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मेन होता है आपका सीमेंट और आपका एग्रीगेट, ठीक है। तो सीमेंट और एग्रीगेट की अगर बैचिंग करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका, या सबसे बेस्ट मेथड होता है कि इसको आप वेट के अकॉर्डिंग ही मेज़र करें, ठीक है। इसमें आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और वेट जब इसका करते हैं तो कुछ मशीनें यूज़ करी जाती हैं, उनके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इनकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, ठीक है। चलिए, तो मैं थ्योरी शो कर दूं जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो सेकंड टॉपिक था आज हमारा बैचिंग, ठीक है, यानी घान मापन। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी नोट करने की कोशिश की है आपकी डिमांड के अनुसार, तो लिख लीजिए। थोड़ा बहुत आपके नोट्स भी यहाँ पे तैयार होते जाएंगे और साथ ही साथ आप बुक की भी हेल्प ले लेना, ओके। चलिए, तो सबसे पहले बैचिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बैचिंग में मैंने लिख रखा है कि कंक्रीट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले संघटकों को एक निश्चित अनुपात में मापने की क्रिया बैचिंग कहलाती है, ठीक है। तो मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, आई होप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। फिर आप नीचे लिखेंगे कि बैचिंग दो प्रकार से की जाती है। पहली है आयतन के अनुसार और दूसरी भार के अनुसार, यानी कि बाई वॉल्यूम और बाई वेट, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, साइनी टाइप की ऐसे बना लेना एरो लगा के। फिर आप सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे लगाओगे आयतन के अनुसार, ठीक है। फिर राइट में कर लेना भार के अनुसार, ठीक है। तो पहले आयतन के अनुसार समझते हैं। तो आयतन के अनुसार हम सीमेंट को मेजर करेंगे और हम जो हमारा एग्रीगेट रहेगा यानी मिलावा उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो सीमेंट में आप सबसे पहले क्या लिख लोगे, जैसे कि मैंने बताया भी था कि सीमेंट हो या आपका एग्रीगेट हो, इसको जितना आप वेट के अकॉर्डिंग मेजर करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि सीमेंट को हमेशा भार के आधार पर ही मिक्स किया जाता है, यानी कि जब हम बैचिंग कर रहे होंगे तो सीमेंट को कोशिश ये करना है कि हमेशा इसको भार के अनुसार ही लेना है। समझ रहे हो, जैसे कि साधारणतः आपने देखा होगा गांव में आपकी छत बन रही है या कोई दूसरा काम हो रहा है, तो वहाँ पे आपका जब मिक्सिंग करी जाती है, ठीक है, तो उससे पहले बैचिंग होती है, तो बताया जाता है कि एक घान में आपको 3 बोरी सीमेंट डालना है, ऐसा बोला जाता है। तो 3 बोरी का मतलब हो गया कि 150 kg, क्योंकि आपकी एक जो बोरी होती है दोस्तों वो 50 kg की होती है, तो 3 आपका कितना का हो गया, 150 का। तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हो बिना उसको तौले हुए, क्योंकि आपको पता है कि एक बोरी में 50 kg आना है, तो 3 यूज कर लो, 150 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको तौलने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो यही कोशिश की जाती है कि हम जब बैचिंग कर रहे हों तो वेट के अकॉर्डिंग ही करें, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ना करें, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट लिखा हुआ है कि इसको आयतन के आधार पर इसलिए नहीं मापते क्योंकि दाब कर भरने से वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। सही बात है, मैंने बताया था कि किसी भी बर्तन में आप किसी भी चीज़ को दबा करके भरोगे तो वो चीज़ उसमें ज़्यादा आ जाएगी, और उसी को अगर आप दबाओगे नहीं, ऐसे ही भर दोगे तो वो चीज़ आपकी वेट में कम रहेगी। तो इससे एक्यूरेसी कम और ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब मिलावे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है कि मिलावा मापन के लिए एक मानक बक्सा उपयोग किया जाता है, एक स्टैंडर्ड बॉक्स यूज किया जाता है जिसका साइज़ यहाँ पे नोटेड है। 2 साइज़ में ये बक्सा आपका अवेलेबल है, पहला ये, दूसरा ये। पहला जो है वो लिखा हुआ है 27 सेंटीमीटर गुणे 27 सेंटीमीटर और गुणे 48 सेंटीमीटर, मतलब उस बक्से की लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी और डेप्थ जो गहराई होगी वो इतनी होगी। इसके बाद लिखा हुआ है दूसरा साइज़ का बक्सा भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए इसमें क्या है, इसमें है आपका कि इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर, बट गहराई कम हो जाएगी। दोनों जो बक्से हैं इनमें आपका 1 बोरी सीमेंट ही आएगा, यानी 50 kg, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखा हुआ है कि इस बक्से की क्षमता जो है वो 1 बोरी सीमेंट की होती है। ये कुछ इस तरीके से मैंने एक बक्सा बना रखा है, आप देख सकते हो, बना सकते हो। इसकी धारिता जो है दोस्तों कितनी है, 35 लीटर की है, या हम 50 kg कह सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से साइज़ है। मैंने पहला वाला साइज़ यहाँ पे बताया है, आप दूसरा भी दिखा सकते हो, 30, 30 और 39, ठीक है। तो ये बाई वॉल्यूम था।
अब हम बढ़ते हैं बाई वेट के अनुसार, ठीक है। तो बाई वेट के अनुसार हम पहले सीमेंट को देखेंगे, फिर मिलावे को। तो सीमेंट में आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये लिख दीजिएगा कि सीमेंट को भार के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं या फिर मिलाया जाता है। क्यों मापना चाहिए भार के अनुसार, तो रीज़न यहाँ पे लिखा था, मैंने बता भी था कि इसको अगर आप लोग आयतन के आधार पर मापोगे तो इसकी एक्यूरेसी बदल सकती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को दाब करके भरने से क्या होता है, वो उसमें अधिक समा जाएगी, और अगर दाब करके नहीं भरोगे तो उसमें वो चीज़ कम आएगी। तो इसीलिए हमें भार के अनुसार ही चीज़ों को मापना चाहिए, ठीक है। चलिए, और दूसरा पॉइंट लिखा है मिलावे के लिए कि मिलावे को भी भार के अनुसार ही मापना चाहिए, ठीक है। मैंने शॉर्ट पॉइंट लिखने की कोशिश की है, आप इनको डिटेल में लिखें, मिलावे को भी भार के अनुसार मापना चाहिए, ऐसे आप इनको पूरा लिखें, ठीक है ना। मैंने तो ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब पानी के लिए लिखा हुआ है, तो पानी के लिए आप लिख ही सकते हो कि पानी को लीटर में मापा जाता है साधारणतः, ठीक है। चलिए, अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये नोट पॉइंट डाल करके लिख लेना आप लोग नीचे। क्या लिखना है, सबसे परिशुद्ध मेजरमेंट वेट बैचिंग से आती है। समझा दिया मैंने वैसे भी कि सबसे बेस्ट जो रहता है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जिससे आएगी वो रहेगा आपका वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, ये लिख लेना। नीचे दोस्तों बोला है कि भार मापन के लिए भी बड़े कार्यों में स्वचालित भार घान मापक जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, भार मापन के लिए भी बड़े कार्यों में स्वचालित, ठीक है, भार घान मापक आ गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि कुछ ऐसी मशीनें आपकी बना दी गई हैं जिनमें जो बैचिंग वाली प्रोसेस होती है दोस्तों, वो सेल्फ से होती है। मतलब उसमें आपको सेट कर देना है कि एक बार जब कंक्रीट तैयार होगी तो उसमें कितना हमको सीमेंट यूज करना है, कितना एग्रीगेट यूज करना है, वो ऑटोमेटिक मशीन सेव जब हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगी, उतना एग्रीगेट एक्सेप्ट करेगी, उतना सीमेंट एक्सेप्ट करेगी, उतना ही पानी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। और ये कब यूज किया जाता है, जब हम बहुत कह सकते हैं बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे कर रहे हो, जहाँ पे कंक्रीट बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होगी, तो फिर ये बक्से वगैरह हमारे काम में नहीं आएंगे। वहाँ पे यही जो है आपके बैचिंग वाले जो मशीनें रहेंगी वो आपकी काम में आएंगी। तो ये पॉइंट उसको जो है डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। चलिए, अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि जब हम लोग वेट के अकॉर्डिंग बैचिंग कर रहे होते हैं तो कुछ मशीनों की हमें ज़रूरत होती है तौलने के लिए, ठीक है। तो वही मशीनें हैं डेली लाइफ की जो आपने देखी होगी बेसिकली, ठीक है। तो चलिए मैं उनको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, ओके। तो दोस्तों, इंग्रेडिएंट को तौलने के लिए कौन कौन सी मशीनें यूज की जाती हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले जो भी इंग्रेडिएंट हैं, यानी जो भी संगठक हैं, उनको तौलने के लिए हम लोग कुछ तौलक मशीनें यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आती है स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस तो सभी ने देखी होगी। देखिए, कुछ इस तरीके से ये मशीन रहती है, मैंने फिगर भी बना रखा है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब ने देखा होगा, सब ने देखा होगा दोस्तों, ठीक है। अपने स्कूल्स वगैरह में जब आप 1 से 5th क्लास में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपने इस मशीन को ज़रूर देखा या होगा, या फिर किसी अदर जगह पे आपने इसको ज़रूर देखा होगा, ठीक है। मैंने तो पहले टाइम अपने स्कूल में ही इसको देखा हुआ था, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लटक करके अपना बेड देखते थे, ठीक है। जो हमारे टीचर्स थे वो हमारा बेड देखा करते थे 7 से 8 दिन में, तो हम यहाँ पे लटका दिए थे, ये यहाँ पे बेल्ट वगैरह कुछ लगा रहता था, उसमें हमको फंसा देते थे और हम इसमें हम जो है हमारा बेड हम लोग देख लेते थे, ठीक है। तो देखिए ये वर्क कैसे करता है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये होता है दोस्तों आपका स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये दिखता है। यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे कुछ आपका देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई है। इसको आप कहीं पे भी लटका सकते हो, ठीक है। इसको आपको लटका देना है। लटकाने के बाद इस पर एक पैमाना बना होता है और इसमें यहाँ पे लगी होती है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग के साथ ही यहाँ पे इंडिकेटर आपका जुड़ा रहेगा, सूचक, और नीचे स्प्रिंग के जो निचला सिरा होगा उससे लटका होगा नीचे एक हुक। क्या लटका होगा, हुक। और हुक पे आप कोई भी बेट जैसे ही लटकाओगे, सब कुछ आपने W1 बेट लटकाया तो स्प्रिंग खींचेगी, और जब स्प्रिंग खींचेगी तो इसमें जो इंडिकेटर लगा होता है, मतलब सूचक लगा होता है, ऐसे लगा होगा यहाँ पे सूचक, ऐसे पहले तो 0 पे होगा, और जैसे ही बेट लटकाओगे तो जितना बेट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये स्प्रिंग खींचेगी ऐसे, और ये सूचक इंडिकेटर यहाँ पे नोट करेगा, जो बेट साइड में नोटेड है उसके सीध में ऐसे आ जाएगा। जैसे ये 10 पे आ गया तो मतलब लटकाई गई ये चीज़ 10 kg की है, अगर यहाँ पे आता तो 20 kg होता। समझ गए किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इस तरीके से कुछ इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। इस पे स्प्रिंग का ही मेन गेम रहता है यहाँ पे, इसलिए इसको स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, देखिए लिखा हुआ है, इसमें एक नीचे हुक लगा रहता है, देखिए लगा हुआ है, जिसमें बेट लटकाया जाता है, मैंने बता दिया। इसके ऊपर एक हैंगर लगा रहता है, देखिए यहाँ पे मैंने बता ही दिया, जिसको इसको लटकाया जाता है। स्केल में भार को पढ़ लिया जाता है। ये जो स्केल पैमाना यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें हमारा इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, और हम इस पैमाने से क्या करेंगे, अपना बेट पढ़ लेंगे।
आगे लिखा हुआ है स्केल में भार को पढ़ लिया जाता है, चलिए बता दिया। आगे लिखा है इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता जो है 100 से 200 kg तक की है, मतलब आप इसमें केवल 200 kg तक ही वेट लटकाओगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन ज़्यादा वेट यूज करोगे तो फिर ये आपका फॉल्ट भी हो सकता है, मतलब गलत वेट भी बता सकता है। तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 100 से 200 किलोग्राम की है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी दोस्तों प्लेटफॉर्म स्केल, ये तो सभी ने देखी होगी, इस तरीके की ये मशीन होती है प्लेटफॉर्म स्केल, सभी ने देखी होगी, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, नीचे ये प्लेटफॉर्म लगा रहता है इस तरीके से, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्केल लगा रहेगा, आपका पैमाना रहेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज आपका होता है, ठीक है, यानी उससे ये चलता है। आप जो वेट करना चाहते हो जिस चीज़ का, उसको इस प्लेटफॉर्म पर रखोगे, जैसे ही रखोगे तो वो आपका यहाँ पे इंडिकेट होगा, जितना वेट आपका होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये दूसरी मशीन होती है जिसको हम प्लेटफॉर्म स्केल कहते हैं। तो इससे भी कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि यह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दूसरी बात, इस पर बने प्लेटफॉर्म पर आवश्यक क्या लिखा हुआ है, आवश्यक रखकर उसे तौला जाता है। देखिए आवश्यक भार लिख लीजिए, या आप इसकी जगह वस्तु कर सकते हो, ठीक है। आवश्यक वस्तु रखकर उसका भार तौल सकते हैं, ऐसे आप कुछ पॉइंट बना लेना, ठीक है। ये जो है पॉइंट अच्छे से नहीं लिखा गया है, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि इस मशीन पर बने हुए प्लेटफॉर्म को वस्तु को रख करके उसका वेट देख लिया जाता है, ठीक है। और वेट कहाँ देखते हैं, जो ऊपर पैमाना बना होता है, इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट सही से नहीं लिखा गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाहता है, बट जो मैंने आपको बताया वो आप नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी सूचक में हम भार को पढ़ लेते हैं, किसको, भार को, ठीक है। जब हम वस्तु रखेंगे तो जितना वेट उसका होगा वो इंडिकेट होगा यहाँ पे, उससे हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इसका एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से सेटल रहता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखिए, ये इस तरीके से एक व्हील बैरो स्केल भी आती है आपकी। देखिए इस तरीके से कुछ गाड़ी रहती है, इसमें हम जो मटेरियल है उसको भर करके देख सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ऊपर की जो थी वो इंपॉर्टेंट थी आप लोगों की, ठीक है। वो कई बार पूछी भी गई हैं एग्जाम में, तो उनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा एग्रीगेट स्टोर है उसको हम इसमें फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद जहाँ पे हमें यूज करना है वहाँ पे हम ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी कैपेसिटी भी वही आपकी दोस्तों 100 से 200 kg की रहती है, ठीक है। मतलब एक बार भरेंगे तो हमें इतना जो है यहाँ पे वेट मिलेगा एग्रीगेट का, ओके। चलिए, बट ये वॉल्यूम के बेस पे तो ये ज़्यादा हम एक्यूरेट नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने इसको प्रेशर के साथ भरा है तो ज़्यादा वेट इसमें स्टोर हो सकता है, और अगर धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है, तो आपका काम आ सकता है। इसलिए ये वॉल्यूम के लिए है, जब आप वॉल्यूम के बेस पे इसमें कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो लिखा है इसमें पहिए वाली हस्तठेली होती है, मतलब मैंने बता दिया, ये आगे पहिया लगा है, इसमें वेट भर करके इसको आपको क्या करना है, जो पीछे से धक्का लगाओगे तो ये आपकी जहाँ आप इसको ले जाना चाह रहे हो वहाँ चली जाएगी, ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि इसमें आधे भाग में खाली धातु की ठेली लगी होती है और पीछे हत्थे लगे होते हैं। हत्थे को पकड़ोगे हाथों से, उसको ठेलते हुए आगे ले जाओगे, और जो ये खाली धातु की ठेली लगी हुई है इसमें आपको अपना मटेरियल फिल करना है, ठीक है। तो सिंपल है, इतना तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। इतना सब में कॉमन सेंस होता है, यहाँ कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ मशीनें थी जो कि बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब बैचिंग हमारी की जाती है तो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वहाँ पे हम बैचिंग मिक्सर जो रहते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, या बैचिंग प्लांट आप जिसको कह सकते हो उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैंने उसके बारे में भी लिख रखा है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैचिंग प्लांट क्या है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। देख लीजिए, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। तो लिखा हुआ है कि कंक्रीट को बनाने के लिए प्लांट स्थापित किए जाते हैं जिसे बैचिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है। जब कंक्रीट को मैंने बताया था बहुत बड़े स्तर के लिए बनाया जाता है या बहुत अधिक मात्रा में बनाना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, सीधा बैचिंग प्लांट ही स्थापित कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा बड़ी मात्रा में कंक्रीट बनाई जा सके, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, जब कंक्रीट की खपत अधिक मात्रा में हो तो निर्माण स्थल पर ये प्लांट स्थापित कर लिए जाते हैं, ठीक है।
समझ गए दोस्तों। वही बात है जो मैंने अभी जस्ट बोली है कि जब कंक्रीट की खपत बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत अधिक मात्रा में कंक्रीट चाहिए हो, तो जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहीं पे इनको स्थापित कर लेंगे, वहीं पे इनको बना लेंगे, ठीक है। और वहीं पे हम अपना जो कंक्रीट है वो तैयार करते रहेंगे। अब कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पे हमें ये बैचिंग प्लांट स्थापित करना हो, जैसे हम बांध बना रहे हैं या पुल या कोई सुरंग, ये सब चीज़ें अगर बना रहे हैं तो वहाँ पर हमें बैचिंग प्लांट ज़रूर स्थापित करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है, इसमें लगभग 2 मंजिला ढांचा होता है, ठीक है। तो ये कुछ अब किस तरीके का दिखता है, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पे दोस्तों इसकी एक इमेज शो कर दूं ताकि आप लोग इसको देख सकें, ठीक है। तो उससे आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है कि इसमें लगभग 2 मंजिला का ढांचा होता है और बोला है ऊपर की ओर हॉपर लगे रहते हैं जिनसे कंक्रीट संगठक भरे जाते हैं, ठीक है। हॉपर कुछ इस तरीके से रहते हैं आपके, इस तरीके से, ठीक है, देख लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट हो गया और दूसरा हॉपर होगा, उससे सीमेंट जाएगा, किसी से वाटर जाएगा, फिर कहीं ना कहीं जाकर के तीनों आपस में मिक्स होंगे और एक ऐसी जगह होगी जहाँ से आपकी जो कंक्रीट है वो बनी बनाई आपकी निकलती रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये बैचिंग प्लांट आपका तैयार होता है, ठीक है। और ये चलता किससे, तो मोटर्स वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स आपकी जो है अधिक कैपेसिटी वाली यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी लिखा है कि ये यांत्रिक शक्ति से चलता है। किससे चलता है, यांत्रिक शक्ति से, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीनों से ये ऑपरेट होता है। बोला है कंक्रीट निर्माण के ट्रकों में लोड करके निर्माण स्थल पर डाला जाता है, ठीक है। कंक्रीट निर्माण करके ट्रकों में लोड करके निर्माण स्थल पर डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पॉइंट हो गया, मतलब कि जो आपकी कंक्रीट तैयार हो जाएगी उसको आप ट्रकों में लोड करके जहां आपको यूज़ करना उसको ले जाओगे और इसी को हम कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। समझ के सभी लोग। चलिए अब नीचे एक पॉइंट और मैंने बना के लिख दिया कि पानी का मेजरमेंट आप कैसे करोगे, हालांकि मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते थे जब मैंने बैचिंग में आपको एग्रीगेट का बैचिंग बताया था और सीमेंट का, तो उसी के नीचे आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। समझ गए, उसके नीचे इसको आप ऐड कर लेना। तो लिखा है पानी का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो वही है कि पानी का मेजरमेंट आपको वॉल्यूम के बेस पे या लीटर के बेस पे ही करना है, ठीक है। लीटर में आप इसको मेजर करोगे। लिखा है कि कंक्रीट के लिए पानी बहुत अति आवश्यक है, इसके बिना जलयोजन संभव नहीं होता। तो वो तो सभी को पता है। पानी को सामान्यतः हम लीटर में मापते हैं। किससे मापते हैं, लीटर में। छोटे कार्यों में बाल्टी आदि से डाल करके काम कर लिया जाता है। बड़े निर्माण कार्यों में एक बड़ी टंकी द्वारा पानी की पूर्ति की जाती है। जैसे कि अगर मैं बैचिंग प्लांट की बात करूं तो इसमें आपकी बड़ी सी टंकी जो है ऊंची जगह पर स्थापित कर दी जाती है, वहीं से आवश्यकता अनुसार पानी आपका बैचिंग प्लांट तक पहुंचता रहता है, ठीक है। और बोला है ऊंचाई पर रखकर पानी की आवश्यकता अनुसार छोड़ा जाता है। वही काम है, मैंने बता दिया कि जब बैचिंग प्लांट में ये टंकी लगाई जाएगी तो इसको ऊंचाई पर रखेंगे जहाँ से ग्रेविटी फ्लो के कारण ये पानी अपने आप बैचिंग प्लांट तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से पानी आप क्या करेंगे, एग्रीगेट में पहुँचाएंगे। चलिए, तो ये आपको आज का टॉपिक बैचिंग समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए थ्योरेटिकली है और इजीली इसको समझ जाएंगे आप लोग। एक बार पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि सारा चीज़ देखा दिखाया है या कभी सुना भी होगा, ठीक है। ज़्यादा हो तो यूट्यूब पे आप बैचिंग प्लांट करके जो है एक वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको सारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एकदम लाइव दिखा दी जाएगी, ठीक है। मतलब वहीं साइट पे ही आपका काम होता हुआ दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना, ओके। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो बैचिंग के बाद आएगा मिक्सिंग। मतलब बैचिंग तो हमने कर ली, सारी चीज़ें तय कर ली कि कौन सी कितनी मात्रा में डालनी है। अब मिक्स किस तरीके से करना है, ठीक है। उसको फाड़वे से मिक्स करना है या फिर मशीन से मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है वो हम सीखेंगे कल के लेक्चर में, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। और जाते जाते एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स प्लीज़ आने वाले हैं यानी एंट्रेंस दे करके आए हैं, उनके साथ ज़रूर से वीडियोज़ दोस्तों शेयर करना आप लोग, जो भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोज़ डले हुए हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन जल्दी से कर लें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।